हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से दान या गिफ्ट के कॉन्सेप्ट को। साथ ही हम 2 केस लॉज भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के नोट्स चाहिए बिल्कुल हिंदी में और सिंपल लैंग्वेज में, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में आप इस एक्ट के नोट्स ले सकते हैं। दान या गिफ्ट। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दान से रिलेटेड जो प्रोविज़न्स हैं वो दिए गए हैं सेक्शन नंबर 122 से लेके 129 तक। ये सेक्शन हमें दान के बारे में बताते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कई सारे तरीके दिए गए हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के, उनमें से गिफ्ट भी एक तरीका है। सबसे पहले अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो सेक्शन नंबर 122 में ये कहा गया है कि दान किसी वर्तमान जंगम या स्थावर संपत्ति का वह अंतरण है, यानी कि एक ऐसा ट्रांसफ़र है जो एक व्यक्ति के द्वारा, जो दाता कहलाता है, दूसरे व्यक्ति को जो अदाता कहलाता है, स्वेच्छा से बिना किसी प्रतिफल के किया गया हो और अदाता के द्वारा या अदाता की ओर से स्वीकार किया गया हो। सिंपली अगर हम गिफ्ट की बात करते हैं तो गिफ्ट हमें, जब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों तरह की प्रॉपर्टी को आप एज अ गिफ्ट किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो। यानी कि इससे मतलब नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी कैसी है जिसको आप गिफ्ट कर रहे हो, वो किसी भी तरीके की हो सकती है। साथ ही जो व्यक्ति यहाँ पे गिफ्ट कर रहा है वो दाता कहलाता है, यानी कि डोनर कहलाता है, और दूसरे व्यक्ति को जिसको गिफ्ट दिया जा रहा है वो डोनी कहलाता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है अदाता। और ये जो गिफ्ट किया जाता है, इसमें जो पॉइंट हमें मतलब नोट करके रखने हैं वो ये हैं कि एक तो ये स्वेच्छा से किया जाता है, मतलब किसी तरह का कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं होना चाहिए, अपनी इच्छा से गिफ्ट किया जाता है। इसके अलावा बिना कंसिड्रेशन के होता है गिफ्ट, किसी तरह का कोई कंसिड्रेशन नहीं होगा, प्रतिफल आपको नहीं मिलता है। जब आप किसी को कोई चीज़ गिफ्ट करते हो उसके बदले में आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है। साथ ही जो अदाता है, जिसको आप गिफ्ट कर रहे हो जिस व्यक्ति को, या तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करे जिसको गिफ्ट किया जा रहा है, या फिर उसकी तरफ से कोई और व्यक्ति भी उसकी एक्सेप्टेंस कर सकता है। तो सिंपली इसकी डेफिनेशन कुछ इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपली इसको डिफ़ाइन किया गया है इस एक्ट में। अब बात कर लेते हैं दान की स्वीकृति की। तो अगर हम दान के एक्सेप्टेंस की बात करें तो इस सेक्शन में ये बोला गया है कि जिस व्यक्ति को गिफ्ट किया जा रहा है या जो डोनी है, जो अदाता है, उसको हम जब गिफ्ट करते हैं तो उसको जो उस गिफ्ट की एक्सेप्टेंस करनी है या स्वीकृति करनी है, तो उसकी तरफ से एक तो वो भी कर सकता है और कोई और भी कर सकता है। लेकिन ये एक्सेप्टेंस जो है वो दाता के जीवन काल में होनी चाहिए, यानी जिस व्यक्ति ने दान किया है उसी की लाइफ में वो एक्सेप्टेंस या स्वीकृति डोनर की लाइफ में होनी चाहिए, या जब तक दान को ग्रहण करने वाला व्यक्ति स्वीकृति देने के लिए समर्थ हो। यानी कि या फिर जब तक वो व्यक्ति अपने पास कैपेबिलिटी रखता है कि जब तक उसके पास गिफ्ट आए वो कैपेबल है, तो वो उसकी एक्सेप्टेंस कर सकता है। तो एक तो स्वीकृति देने के लिए वो समर्थ होना चाहिए, और अगर स्वीकृति करनी है तो वो दाता के जीवन काल में होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ ये भी बताई गई है कि स्वीकृति करने वाले से पहले ही, मतलब कोई व्यक्ति है जिसको आप गिफ्ट कर रहे हो और गिफ्ट को एक्सेप्ट करने से पहले ही अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो गिफ्ट है वो वॉइड हो जाएगा, मतलब जो दान है वो कैसा हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो दाता की डेथ के बाद गिफ्ट एक्सेप्ट किया जाए तो जो आपका दान है वो कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर ये पूरा का पूरा इसकी डेफिनेशन में बताया गया है। तो जब आप किसी को बिना प्रतिफल के, बिना कंसिडरेशन के और पूरी स्वेच्छा के साथ अपनी चल या अचल किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी का गिफ्ट करते हो तो उसको हम यहाँ पर दान कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। अब बात कर लेते हैं केस लॉ की। तो इसमें सबसे पहला जो केस आएगा वो है सुभाष चंद्र वर्सेस गंगा प्रसाद। अच्छा, केस लॉ भी इम्पॉर्टेंट होते हैं तो इसलिए हम सबसे पहले इसी को डिस्कस करेंगे। इस केस में कोर्ट ने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि दान के लिए स्वतंत्र सहमति का होना बहुत ज़रूरी है। स्वतंत्र का मतलब बिल्कुल फ्री कंसेंट होनी चाहिए अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो तो। अब यहाँ पे फ्री कंसेंट का मतलब क्या है, तो फ्री कंसेंट का मतलब वही है जो आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बताया गया है।
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं कि आपकी कंसेंट किसी फ्रॉड के तरीके से नहीं ले जानी चाहिए, बिल्कुल कोर्जन से नहीं ली जानी चाहिए, जैसे कि कोई प्रेशराइज किसी को करके किसी की कंसेंट ले लेता है, या अनड्यू इन्फ्लुएंस डाल के किसी की कंसेंट ले लेता है, या मिस्टेक से आप अगर किसी को कोई कंसेंट दे देते हो, तो वो सब जो है आपकी फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती है। तो इस तरीके की कंसेंट नहीं होनी चाहिए। गिफ्ट के लिए भी अगर आप कंसेंट या सहमति दे रहे हो तो वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, और वही सारे प्रोविजंस यहाँ पे लागू होंगे जो आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए गए हैं। ठीक, तो यहाँ पे कोर्ट ने फ्री कंसेंट की बात की है। दूसरा है कल्याण सुंदरम वर्सेस करुप्पा का केस, ये भी इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, और यहाँ पर कोर्ट ने कहा था कि दान की जो स्वीकृति है, मतलब जिसको आप गिफ्ट कर रहे हो कोई भी प्रॉपर्टी, वो व्यक्ति जब उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है तो वो बिल्कुल उसे क्लियर वर्ड्स में उसको एक्सेप्ट करे, मतलब अभिव्यक्त शब्दों में उस चीज़ को एक्सेप्ट करे, या दान ग्रहण करने वाले के कंडक्ट से भी आप पता लगा सकते हो कि इसने जो है इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक, तो यहाँ पर एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। मान लो अगर किसी को आपने गिफ्ट किया और वो व्यक्ति कहे तो कुछ नहीं रहा कि मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, बट उसने उस प्रॉपर्टी पर जो आपने उसको गिफ्ट किया है उस पर कब्जा ले लिया है, उसको पोजेशन उसको अपने में ले लिया है कि मेरे कब्जे में अब ये प्रॉपर्टी आ गई है क्योंकि मुझे गिफ्ट कर दी गई है। तो यहाँ उसके कंडक्ट से आप क्या मानोगे? आप ये मानोगे कि इसने इस प्रॉपर्टी पे कब्जा ले लिया है, इसलिए इसने दान को या गिफ्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो सिंपली यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति गिफ्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, जिसको गिफ्ट दिया जा रहा है, अगर उसके कंडक्ट से आप पता लगा लो तो भी ये माना जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है गिफ्ट को। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट केस लॉज थे। अब हम बात करेंगे कि गिफ्ट जो है वो ट्रांसफ़र कैसे होता है ना, दान का अंतरण आप कैसे करोगे। तो सेक्शन नंबर 123 हमें इस बारे में बताता है कि दान का ट्रांसफ़र कैसे होगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं। एक तो दिया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर कोई गिफ्ट करता है तो वो कैसे होगा, और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट करता है तो वो कैसे होगा। तो अगर हम पहले बात करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी की, यानी कि अचल संपत्ति की, तो ये हमें बताता है कि अगर आप किसी अचल संपत्ति को गिफ्ट कर रहे हो तो उसके लिए कम से कम दाता के द्वारा या उसकी तरफ से कम 2 विटनेस ऐसे होने चाहिए जो उस दान को, जो गिफ्ट किया जा रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उसको साइन करें, मतलब उसको हस्ताक्षरित करें, और उनकी तरफ से वो अटेस्टेड होना चाहिए और साथ ही रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। क्योंकि आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का दान कर रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि किसी को आप घर गिफ्ट कर रहे हो या किसी को कोई लैंड आप गिफ्ट कर रहे हो, बड़ी चीज़ हो गई है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। तो उसके लिए कम से कम 2 विटनेस होने चाहिए जो उस डॉक्यूमेंट को जिससे आप गिफ्ट कर रहे हो उनके द्वारा अटेस्टेड भी हो, सिग्नेचर हो, उस पर डोनर के भी सिग्नेचर हो, उन विटनेसेस के भी सिग्नेचर हो, और साथ ही वो रजिस्टर्ड भी हो। नेक्स्ट है चल संपत्ति का दान, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी जब आप किसी को गिफ्ट करते हो तो उसके लिए 2 तरीके यहाँ पे बताए गए हैं। चाहे तो आप रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से भी कर सकते हो, या चाहे तो आप डिलीवरी ऑफ पोजेशन से भी दे सकते हो। मतलब जो चीज़ आप गिफ्ट कर रहे हो उसका कब्जा देकर भी आप कर सकते हो, डायरेक्टली आप कब्जा दे दो, या फिर आप रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से भी कर सकते हो। तो सेक्शन 123 हमें बताता है कि दान जो है वो कैसे हम कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 124 जो हमें ये बताता है कि वर्तमान और भावी संपत्ति का दान कैसे किया जाएगा। यानी कि जो प्रॉपर्टी आपके पास आज है, एग्जिस्टेंस में है या अस्तित्व में है, अगर आप उसका दान करोगे तो क्या होगा, और कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके पास अभी नहीं है बल्कि फ्यूचर में आपके पास आने वाली है और आप अगर उसको गिफ्ट करोगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि जिस दान में वर्तमान और भावी दोनों तरह की प्रॉपर्टी शामिल होती हैं, वहाँ जो फ्यूचर में आपके पास प्रॉपर्टी आने वाली है या जो फ्यूचर गिफ्ट है उसके बारे में वो ट्रांसफ़र वॉइड होगा। यानी कि ये कहना चाहता है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी का गिफ्ट कर रहे हो जो एग्जिस्टेंस में है, जो अस्तित्व में है, तो वो तो वैलिड गिफ्ट हो गया। लेकिन अगर प्रॉपर्टी उस समय आपके पास नहीं है ना, आपके पास फ्यूचर में आने वाली है वो प्रॉपर्टी और आप उसका गिफ्ट कर रहे हो, तो वो गिफ्ट कैसा हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो जो आज है वो वैलिड है, जो अगली बार मतलब फ्यूचर में आपके पास आने वाला है, अगर आप उसका गिफ्ट करते हो तो वो वॉइड होगा। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 125। ये कहता है ऐसे व्यक्तियों को दान जिसमें से कोई एक उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो बेसिकली ये सेक्शन ये कहना चाहता है कि जब आप कई लोगों को गिफ्ट करते हो, मतलब 1 2 3 4, आपने 3 4 या 5 लोगों को गिफ्ट कर दिया,
और उनमें से क्या होता है, वो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, 4 को आपने गिफ्ट किया, 2 एक्सेप्ट कर रहे हैं, 2 एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बाकी उसको ले लेते हैं। तो जो एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो उस दान को, आपके गिफ्ट को स्वीकार कर लेते हैं, उसके मामले में तो गिफ्ट वैलिड रहेगा। लेकिन जो लोग आपके गिफ्ट को लेने से इनकार कर रहे हैं, उनके मामले में वो गिफ्ट कैसा हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों के संबंध में वो शून्य हो जाएगा जो उसे स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 126, जो हमें बताता है कि दान को आप कब निलंबित कर सकते हो, कब उसको वापस ले सकते हो, या हम ये भी कह सकते हैं कि कब उसको रिवोक किया जा सकता है। तो इस सेक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये कहता है कि हम चाहे तो गिफ्ट को रिवोक भी कर सकते हैं, मतलब उसको वापस भी ले सकते हैं, चाहे तो उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जहाँ पर डोनर और डोनी, यानी कि दाता और अदाता, दाता और अदाता दोनों ही ये डिसाइड करते हैं कि गिफ्ट जो है वो किसी इवेंट पर के होने पर, या किसी घटना के घटित होने पर, या फ्यूचर में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो हम अपने दान को ख़त्म कर देंगे या उसको सस्पेंड कर देंगे। तो अगर ऐसी दोनों के बीच में कोई भी डिसाइड हुआ है, किसके बीच में, दाता और अदाता के बीच में, अगर कोई करार हुआ है, कोई समझौता हुआ है कि कोई अगर घटना घटित हो गई तो हम उस गिफ्ट को वापस ले लेंगे, तो अगर इस तरीके से दोनों के बीच में कोई चीज़ डिसाइड हुई है तो दान जो है वो आपका रिवोक हो जाएगा, जैसा भी उन्होंने डिसाइड किया है। लेकिन अगर हमारा इवेंट ऐसा है जो डोनी या डोनर की इच्छा पर निर्भर करता है कि अब ये जो इच्छा है, मतलब ये जब भी चाहे वो जो है उसको ख़त्म कर सकते हैं, दान को, जो गिफ्ट हमने किया है, तो हमारा दान कैसा होगा, तो उसको उस दशा में भी वापस लिया जा सकता है। ठीक, तो अगर दोनों के बीच में कोई चीज़ डिसाइड हुई है कि इसको ख़त्म करेंगे किसी घटना के घटित होने पर, तो जो मतलब इनमें से किसी की भी इच्छा पे निर्भर नहीं करती, ना दाता की ना अदाता की, तो अगर इस तरीके का इन्होंने डिसाइड किया है तो दान ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों की इच्छा पर डिपेंड करता है तो हमारा दान जो है वो वैलिड होगा और इसे रिवोक भी किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लो सिर्फ दाता की इच्छा पर ऐसा है, दाता की इच्छा पर ही वो डिपेंड कर रहा है, तो गिफ्ट कैसा होगा, वॉइड होगा। तो साथ ही जो सेक्शन 126 है वो ये भी कहता है कि हर उस दशा में जो गिफ्ट है आपका वो रिवोक हो जाएगा या सस्पेंड हो सकता है जहाँ पर आपका, अगर वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता तो वो रिवोक किया जा सकता था। ठीक, तो यहाँ पर एक तरीके से आप इसको कॉन्ट्रैक्ट की तरह समझ सकते हैं, और अगर ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो उस तरीके से भी ख़त्म किया जा सकता है जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है। तो सेक्शन 126 बताता है कि कब आप अपने गिफ्ट को रिवोक या सस्पेंड कर सकते हो। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 127, जो हमें बताता है ऑनरस गिफ्ट यानी दुभर दान के बारे में। ये सेक्शन ये कहना चाह रहा है कि अगर प्रॉपर्टी आपको सिंगल ट्रांसफ़र में मिल रही है, यानी कि इंडिपेंडेंट गिफ्ट के तौर पर आपको मिल रही है, तो पहले आप ये देखो कि सिंगल ट्रांसफ़र में जो हमारा दाता है, उसे जो मतलब दाता है जो दे रहा है अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट में, और जिसको वो दे रहा है दाता को, या तो वो उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करेगा या उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट करेगा। लेकिन इंडिपेंडेंट गिफ्ट में ऐसा तभी होगा जब उसको पूरा का पूरा, मान लो उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसको पूरा का पूरा एकल अंतरण हो गया पूरी प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पर अगर मान लो जो प्रॉपर्टी उसको गिफ्ट में दी गई है उनमें से कुछ पर, कुछ चीज़ों पर बाध्यता का बोझ जुड़ा हुआ है, मतलब कुछ पर ऑब्लिगेशंस हैं, जैसे होता है ना किसी किसी चीज़ पर कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं, कुछ भार होते हैं, तो अगर इस तरीके से जुड़ा हो तो जिस दान पर, जो दान जो गिफ्ट उसे दिया गया है उसमें से जिस प्रॉपर्टी पर ऑब्लिगेशंस होती हैं, जिस पर कुछ भार कुछ बोझ होता है, और जहाँ दान से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो रहा है तो उसको बोलेंगे दुभर दान, है ना। फ़ायदे तो कम हो रहे हैं, आपको गिफ्ट ऐसा कर दिया किसी प्रॉपर्टी का कि उससे आपको नुकसान ज़्यादा हो रहा है, फ़ायदा कम हो रहा है। तो जहाँ दान एक ही व्यक्ति को कई चीज़ों के सिंगल ट्रांसफ़र के रूप में मिलता है, जिसमें से एक पर कुछ ऑब्लिगेशंस हो बट दूसरी पर नहीं, तो वहाँ जो अदाता है वो उस दान के द्वारा कुछ भी पा नहीं सकता, मतलब जो आपका डोनी है, जब तक कि वो पूरी तरीके से उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। मतलब अगर आपको सिंगल ट्रांसफ़र कर दिया ना किसी प्रॉपर्टी का, और उस सिंगल ट्रांसफ़र में से कुछ चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बाध्यता है, ऑब्लिगेशंस हैं, तो उन ऑब्लिगेशंस को भी आपको एक्सेप्ट करना होगा। वहाँ क्या मिला, अदाता को तो कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही प्रॉपर्टी के ऊपर इतनी सारी ऑब्लिगेशंस थी। जब तक कि उसे पूरी तरीके से वो एक्सेप्ट नहीं कर ले, फिर तो उसे ऑब्लिगेशंस वाली प्रॉपर्टी भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ना, क्योंकि सिंगल ट्रांसफ़र था पूरी प्रॉपर्टी का। लेकिन जहाँ दान कई चीज़ों का एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग और बिल्कुल इंडिपेंडेंट ट्रांसफ़र के रूप में होता है, मतलब अलग अलग तरीके से दिया गया है उसको ट्रांसफ़र उन प्रॉपर्टी का, तो वहाँ उनमें से वो एक को एक्सेप्ट कर सकता है, बाकी को लेने से वो इनकार कर सकता है, फ्री है वो उसको
इनकार करने के लिए, जिस पर उसे लगता है कि इसमें से जो भी प्रॉपर्टीज़ मुझे मिली है ना गिफ्ट में, उनमें से कुछ पर बाध्यताएं हैं, कुछ पर ऑब्लिगेशंस हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ ऑब्लिगेशन वाली चीज़ें छोड़ देता हूँ और जो बिल्कुल सही हैं, जिन पर कोई बाध्यता नहीं है, कोई भार नहीं है, कोई बोझ नहीं है, उनको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर वो जो जिस चीज़ में उसे फ़ायदा है वो ले सकता है और जिसमें नहीं है उसको वो छोड़ सकता है। तो दुभर दान किसको बोलते हैं? दुभर दान एक ऐसे गिफ्ट को बोलते हैं जिसमें आपको जो चीज़ गिफ्ट की गई है उसमें से कुछ पर ऑब्लिगेशंस होती हैं, और जब किसी व्यक्ति को ऑब्लिगेशन के साथ भी किसी प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करना पड़ता है तो उसको बोलते हैं ऑनरस गिफ्ट, यानी कि दुभर दान। अब उसे बाध्यता वाली भी रखनी पड़ेगी, ठीक। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि मान लो कोई व्यक्ति कैपेबल नहीं था, कम्पिटेंट नहीं था, मतलब कि वो अयोग्य था जिस टाइम पे उसको दुभर दान किया गया, और अपनी अयोग्यता, मान लो कोई माइनर है, 18 साल से कम का कोई व्यक्ति है, और उसे क्या किया गया, उसे जो चीज़ें गिफ्ट की गई ना, उस टाइम पे जिस टाइम पे उसे चीज़ें गिफ्ट की गई उस टाइम पे उसे पता ही नहीं था कि जो चीज़ें मुझे मिल रही हैं, जो गिफ्ट मुझे किया जा रहा है, उस पर कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं। अब उसने उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया अपनी माइनॉरिटी के टाइम पे। तो यहाँ पे इस सेक्शन में ये कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति उन सारी बाध्यताओं से बिल्कुल भी मजबूर नहीं किया जाएगा, या वो उनसे क्या होगा, मतलब जानकारी रखते हुए भी, मतलब उसको पता है अभी वो बच्चा है, वो माइनर है और उसने बाध्यता वाली एक्सेप्ट कर ली, तो वो उन बाध्यताओं से बाध्य नहीं होगा, मतलब उस पर ये चीज़ें लागू नहीं होगी कि जब तुम माइनर थे तुमने बाध्यता वाली एक्सेप्ट कर ली तो अब तुम पर ये चीज़ें लागू होंगी, अब तुम्हें ये भी रखना पड़ेगा, पूरा का पूरा तुमको रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ये कही गई है कि मान लो उस व्यक्ति की माइनॉरिटी ख़त्म हो जाती है, अब वो 18+ हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो सक्षम हो गया, है ना, ये देखो लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो सक्षम हो गया। तो जब वो सक्षम हो गया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और सक्षम हो जाने पर भी उसको पता है कि इस प्रॉपर्टी पे ऑब्लिगेशंस हैं, जानकारी है उसको, फिर भी उस प्रॉपर्टी को वो लिए हुआ है जो उसको गिफ्ट हुआ है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र में, तो वहाँ पे अगर वो फिर भी उस प्रॉपर्टी को लिए रखता है तो फिर वो उन ऑब्लिगेशंस को रखने के लिए भी बाध्य होगा, फिर वो आबद्ध हो जाएगा। चलो जब तक वो माइनर था उसको नहीं पता था कि इस प्रॉपर्टी पे कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, तब तक तो ठीक है, लेकिन ऑब्लिगेशंस पता होने के बाद भी जब उसकी माइनॉरिटी ख़त्म हो जाती है, या मान लो कोई व्यक्ति पागल है और उसको कोई प्रॉपर्टी दे दी गई, उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम नहीं था जब उसको ऑब्लिगेशन वाली प्रॉपर्टी भी दे दी गई, लेकिन बाद में जब वो कम्पिटेंट हो गया, है ना, उसकी वो सारी असक्षमता दूर हो गई, पागल था वो सही हो गया, या कोई बच्चा था वो मेजर हो गया माइनर से, अब उसको पता है कि इस प्रॉपर्टी पे ऑब्लिगेशंस है और वो फिर भी उसको लिए रखा है, तो फिर वो उससे आबद्ध हो जाएगा। तो यही कहता है ऑनरस गिफ्ट। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 128 जो बात करता है यूनिवर्सल डोनी की, यानी कि सर्वस्व अदाता। सेक्शन नंबर 128 जिस व्यक्ति की बात कर रहा है, ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा है जिसे दान में आप सब कुछ अपना गिफ्ट कर देते हो। तो जब कोई व्यक्ति जो डोनर है, जो दाता है, वो अपनी पूरी संपत्ति का गिफ्ट कर देता है, तो वहाँ जिस व्यक्ति को गिफ्ट किया जाता है वो दान के समय, यानी जिस समय उसको गिफ्ट किया जा रहा है उस समय दाता के सारे जितने भी बकाया कर्ज हैं, जो भी उसके दायित्व, उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, उनके लिए वो पर्सनली यानी व्यक्तिगत रूप से उतने ही विस्तार तक उन कर्ज के लिए, उन लाइबिलिटीज़ के लिए यहाँ पर दायी होगा या जिम्मेदार होगा जितनी प्रॉपर्टी उसके पास जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई, मान लो आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपने अपना सब कुछ दूसरे को गिफ्ट कर दिया, तो जो व्यक्ति डोनर है, जो भी लाइबिलिटीज़, जो भी मतलब अधिकार या दायित्व या लाइबिलिटीज़, उत्तरदायित्व जो भी डोनर के होंगे ना, जिस व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी दान की है और जितनी प्रॉपर्टी उसके पास आई है, किसके पास, जिसको आपने गिफ्ट किया है, तो वो उतनी तक के लिए ही लाइबल होगा, बाकी के लिए उसका कोई दायित्व नहीं है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जितनी प्रॉपर्टी उसके हाथ में आई है गिफ्ट के टाइम पे, इतनी के लिए ही वो जिम्मेदार होगा, जिसको आप प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट दे रहे हो, गिफ्ट के रूप में दे रहे हो, बाकी के लिए उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और ऐसा कब होगा, जब आप अपनी प्रॉपर्टी का पूरा दान कर रहे हो, है ना, पूरी प्रॉपर्टी जब दान कर रहे हो तब। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 129 जो हमें बताता है कि ये जो आपका चैप्टर है, मतलब कि 122 से लेके 129 तक, ये किस चीज़ पर लागू नहीं होता है। यानी कि जो आपका दान से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं 122 से 129, ये सारे के सारे गिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो ये जो है ये दो चीज़ों पे अप्लाई नहीं होगा। पहला, एक तो चल संपत्ति के आसन्न मरण दान पर, यानी कि अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी आपके पास कोई है और उस मूवेबल प्रॉपर्टी का आप डेथ बेड गिफ्ट कर रहे हो, मतलब कि कोई व्यक्ति मृत्यु शैया पर है, मरने वाला है ना, उसकी डेथ बिल्कुल करीब है मौत, और वो गिफ्ट कर रहा है डेथ बेड पर,
तो उस पर एक तो ये चैप्टर लागू नहीं होगा आपका गिफ्ट का। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी करो। और दूसरा, मुस्लिम विधि में जो दान किया जाता है ना, मुस्लिम लॉ में जो भी दान किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिबा बोलते हैं। तो हिबा मुस्लिमों में किया जाता है दान, इस पर भी आपका ये दान वाले जो प्रोविजंस हैं ये लागू नहीं होंगे जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिए गए हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से सेक्शन 129 ये दो चीज़ें हमें बताता है कि किस पर ये दान का या गिफ्ट के जो प्रोविजंस हैं वो लागू नहीं होंगे। एक तो डेथ बेड गिफ्ट पे लागू नहीं होगा और दूसरा मुस्लिम लॉ में जो आपका गिफ्ट किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने समझा पूरा का पूरा जो आपका दान का कॉन्सेप्ट है, जो भी गिफ्ट के बारे में जो प्रोविजंस दिए गए हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।